कर दिया? हेलो, हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड नमस्ते फ्रॉम माय साइड. कैसे हैं आप सब? और स्टडीज, दैट्स माय यूजुअल क्वेश्चन, हाउ इज योर स्टडीज गोइंग ऑन? ओके, हाय एवरीवन. ओके डियर, सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू द लास्ट टॉपिक दैट वी वर लर्निंग. सो इन द लास्ट क्लास आई यूजली मतलब आई शुड यूज द वर्ड क्लास नाउ बिकॉज वी आर हैविंग क्लासेस. तो अभी जो हमारी क्लासेस होने वाली हैं, आई एम गोइंग टू से कि हमारी क्लासेस चले, दैट्स इट. सो इन द लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट पेडिग्री एनालिसिस, लाइक हम कैसे डिजीजेस का फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन स्टडी करते हैं. अभी भी हमने ऐसा ही कुछ करना है. ऐसा मान लीजिए कि दिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ दैट लेक्चर. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज जेनेटिक डिसऑर्डर. आज हम जेनेटिक डिजीजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं. वही डिजीजेस के एग्जाम्पल दैट आई मेंशन्ड इन द लास्ट क्लास. वो डिजीजेस क्या हैं, उनके कारण क्या हैं, उनके सिम्टम्स क्या हैं, एंड व्हाट वी कैन डू इन रिगार्ड टू दैट डिजीज. दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. ठीक है, स्टार्ट करें? ठीक है गाइस, लेट्स स्टार्ट. अच्छा, अभी मैं स्क्रीन भी नहीं चेंज करूंगी. रीजन बीइंग क्या है कि पहले मैं थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसकी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है गाइस, जेनेटिक डिसऑर्डर में क्या होता है कि सबसे पहले जीन्स दे आर रिस्पॉन्सिबल, राइट. तो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो उस केस में क्या होता है कि आई ऑलवेज नॉट से कि जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल. एक्चुअली जीन्स या क्रोमोसोमल लेवल पे होता है वो. तो जीन्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्रोमोसोमल भी होते हैं. इसकी जो हिस्ट्री है वो स्टार्टेड हुई मेंडल के उससे. मेंडल स्टार्टेड द वर्क. हमने पहले भी ये पढ़ा है, इवन आपने लोअर ग्रेड्स में भी पढ़ा होगा दैट मेंडल ही इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. तो मैं इसको जेनेटिक्स से भी रिलेट कर दूँ. सो ही स्टार्टेड इट अप. सो फॉर द फर्स्ट टाइम उसने बोला कि इनहेरिटेंस इज कॉज्ड बाय सर्टेन फैक्टर्स. उसके बाद धीरे धीरे हमें और जीन्स के बारे में पता चलने लगा कि हाँ, समथिंग इज़ देयर विच इज़ इनहेरिटेंस और समथिंग इज़ देयर. मतलब लेमार्क भी आ गया लाइन में, डार्विन भी आ गया. सॉरी, आई शुड यूज़ द वर्ड आ गए. लेमार्क जी भी आ गए एंड डार्विन जी भी आ गए. तो हमारी हिस्ट्री बढ़ती चली गई. उसके बाद कहानी आई डीएनए की. फ्रेडरिक मिश्र ने सबसे पहले डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया. मतलब माइक्रोस्कोप के नीचे पूरी दुनिया देख ली, तभी से हमें पता चलने लगा. मतलब सबसे पहले वो आपने एक वर्ड सुना होगा, ट्रांसपोजोन्स. दे आर ऑल्सो नोन एज जंपिंग जीन्स. तो सबसे पहले मैक्लिंटक नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने मेज प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया. तो ही टोल्ड कि देयर आर सर्टेन जीन्स विच आर जंपिंग जीन्स, जो जंप करते हैं. मतलब डीएनए, जीन्स एज एन मेड अप ऑफ डीएनए, सो दे यूज्ड टू जंप. तो वहाँ से कहानी शुरू होने लगी कि जीन्स भी कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं. अब यहीं से जेनेटिक डिसऑर्डर. जेनेटिक के में एक रेवोल्यूशन आया जब इंसुलिन बनाई गई. आर्टिफिशियली सिंथेटिक इंसुलिन भी बोल सकते हो उसे. आर्टिफिशियल इंसुलिन तो नहीं बोलेंगे, रिकम्बिनेंट इंसुलिन इज अ बेटर वर्ड टू यूज़. वो बनाया डायबिटिक पेशेंट्स के लिए. तो बस ऐसी ही कुछ डिजीज़ हैं जो कि जेनेटिकली कॉज होती है, जिसके बारे में आज हम लर्न करने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट द वर्क. ठीक है गाइस, सो आई एम नॉट ऑन द स्क्रीन. ओके, सो एक्सक्यूज मी फॉर अ सेकेंड. हाँ, okay guys, so on the screen you can see first of all what is the genetic disorder. So genetic disorder, this is a disease that is caused by a change or mutation in an individual's DNA sequence or chromosome. अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है ये दो लेवल पे होता है. या तो उनके जीन्स में कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन हो या क्रोमोसोम लेवल पे. मतलब कहने का ये है गाइस, हम क्रोमोसोम जो लर्न किया करते थे, क्रोमोसोम के ऊपर देयर आर सेगमेंट्स छोटे छोटे विच आर नोन एज जीन्स. अगर इन जीन्स में मैनिपुलेशन होता है, मतलब इवन ए लिटिल सेगमेंट ऑफ द डीएनए, इफ देयर म्यूटेशन हैपन, दैट इज नोन एज जीन म्यूटेशन. जीन म्यूटेशन इज ऑल्सो नोन एज मेंडेलियन. तो उनकी वजह से जो डिसऑर्डर होते हैं, मेंडल फैक्टर, मेंडल नहीं बोला था ना, मेंडेलियन फैक्टर बुलाते थे, तो उसको हम मेंडेलियन डिसऑर्डर भी बोल देते हैं. या फिर जीन म्यूटेशन से, या फिर क्रोमोसोमल, जो कि पूरी की पूरी क्रोमोसोम. अब गाइज इसका ये सेपरेट टॉपिक है कि क्रोमोसोम में पूरा डिलीशन हो गया, इंसर्शन हो गया, इफ यू रिमेंबर टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, वो चाहे जीन लेवल पे हो चाहे क्रोमोसोम लेवल पे हो, वो कहानी अलग है. अभी हम सिर्फ जेनेटिक डिसऑर्डर्स लर्न कर रहे हैं. इट्स ओके, अपकमिंग क्लासेस में सब कवर हो जाएगा. सो दिस इज द डेफिनेशन गाइज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग. अब मैंने यहाँ पे लिखा है डिजीजेस के एग्जाम्पल. तो हमारे
हमारे जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, आई टोल्ड कि मेंडेलियन डिसऑर्डर इज द फर्स्ट टाइप। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर के मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, मतलब जो लास्ट क्लास पेडिग्री एनालिसिस की ली थी उसमें मैंने आपको ये एग्जाम्पल्स बताए थे। अच्छा गाइस, so till the time I'm busy watching your comments and you see these examples. Hi everyone, all I can read hi. Somebody is asking for my number. You can contact me on Insta all. I'm good. Thank you for asking. How are you? So sweet of you guys. And please मेरे को confirm करते जाना if you're getting everything and if you have any doubt. So पहली कैटेगरी है मेंडेलियन डिसऑर्डर, जिसके एग्जाम्पल हैं गाइज, मैंने आपको ये लास्ट क्लास में भी बताया था। इनके ये कौन से टाइप की डिजीज़ हैं? तो सिस्टिक फिब्रोसिस, हीमोफीलिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया। सिस्टिक फिब्रोसिस एक ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज़ है, प्लीज़ इसको लर्न कर लो गाइज, दिस इज गोइंग टू बी वेरी मच यूजफुल फॉर यू। उसके बाद नेक्स्ट है हीमोफीलिया विच इज़ अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। उसके बाद है फिनाइल कीटोन्यूरिया दैट इज ऑटोजोमल रिसेसिव एंड सिकल सेल एनीमिया इज ऑटोजोमल रिसेसिव। आई एम टेलिंग यू, अच्छे से लर्न कर लो, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। सो हम वही लर्न करने वाले हैं। हमारी जो नेक्स्ट है दैट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, दैट इज 3 टाइप्स। तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, लेट मी जस्ट सी द नेम, टेल मी यू द नेम। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लिनफेल्टर। ये जो मैंने गाइस एग्जाम्पल उठाए हैं ये एनसीईआरटी में से उठाए हैं, मतलब डिटेल। एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या होता है नीट का, टॉपिक एनसीईआरटी के होते हैं बट यू शुड गो फॉर द डिटेल, जैसे कि इनके कॉजेज क्या हैं एनसीईआरटी में गिवन है, लेकिन कभी कभी वो डेटा डायग्राम की फॉर्म में दे देते हैं जो यूजुअली बच्चे नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो एनसीईआरटी के प्लीज़ डायग्राम को भी आपको नहीं करना, नेग्लेक्ट नहीं करना, तो उसको देखो और उसको डिटेल में दूसरी बुक से पढ़ो, दैट आई सजेस्ट। तो मैंने यही किया है, आई मीन हियर एडेड अप ऑल द डिटेल्स अबाउट दीज डिजीज एंड दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ द योर एनसीईआरटी बुक। तो प्लीज यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग दैट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। अच्छा, so guys, now let's start learning about all the disease. Let's start it from the very first, which is phenylketonuria. अच्छा, so phenylketonuria में मैंने एक एंजाइम का नाम लिखा है, phenyl hydroxylase, phenyl alanine hydroxylase. So before even I teach you, I have a question. What is phenyl alanine? I'm watching it in the comment, guys. Like a good fellow, thank you. What you talking, guys? Why you like yellow? प्लीज़ मैम डिस्कस कलर ब्लाइंडनेस एंड अदर डिसऑर्डर। चिंता मत करो, हमारे पास एग्जाम्पल भी है, लर्न कर लेंगे। मुझे ये बताओ कि फिनाइल एलेनिन क्या है? इट्स एरोमेटिक अमाइनो एसिड। ओए होए, नाइस। अब मुझे ये भी बता दो कि आर ग्रुप क्या है। किसी ने आंसर कर दिया, दिस इज एरोमेटिक अमाइनो एसिड। नाउ टेल मी, हर एक अमाइनो एसिड में आर ग्रुप डिफरेंट होता है, मुझे आर ग्रुप बता दो। हाँ, देख रही हूँ मैं तुम्हारी स्माइलीज। टिल द टाइम नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रही, आई एम नॉट स्पीकिंग एनीथिंग। चिंता मत करो, हमारे पास बहुत टाइम है। मिथाइल ग्रुप, सो समबडी इज कमेंटिंग। नमस्ते मैम, नमस्ते जी, कैसे हैं आप? अभिषेक जी का कमेंट है, हाँ जी। तो गाइस मिथाइल ग्रुप तो होता है, लेकिन फिनाइल एलेनिन, कॉमन सेंस भाई, फिनाइल एलेनिन मतलब एलेनिन एज इन फिनाइल, एलेनिन में तो होता है CH3 एज इन फिनाइल एलेनिल में मतलब फिनाइल ग्रुप होता है बेंजीन प्लस CH3, सो दैट्स अ स्ट्रक्चर। आपको जो अमाइनो एसिड सब लर्न करने हैं, ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज जस्ट द आर ग्रुप दैट इज अटैच्ड। क्लियर गाइज? थैंक यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिजीज। अब हमने लिखा है ऊपर एंजाइम का नाम। इस डिजीज में क्या होता है, ये एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है। ये एंजाइम कुछ कर रहा होता है जिसकी वजह से बॉडी में प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि नाउ दिस एंजाइम इज नॉट देयर और इन लेस अमाउंट। सो डिक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म ऑफ द अमाइनो एसिड फिनाइल एलेनिन। हमारी बॉडी में जो फिनाइल एलेनिन है, ये एंजाइम की डेफिशिएंसी हो गई, तो ये जो अमाइनो एसिड है ये प्रेजेंट रहेगा, ये डिग्रेड नहीं होगा। अभी प्रेजेंट है तो प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई? क्योंकि दिस अमाइनो एसिड हैज़ टू बी डिग्रेडेड ना। अच्छा, अब इसकी सिम्टम्स, सिम्टम क्या बोलूँ, क्योर में पहला ही कॉमन सेंस है कि ऐसा फूड कम खाएं जिसमें फिनाइल एलेनिन है, क्योंकि हमारी बॉडी में पहले ही डेफिशिएंसी है। ठीक है, नमस्ते, ओके। नाउ पीपल आर कमेंटिंग नमस्ते, ओके। सो नाउ डियर, द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव रिटन हियर, सो आई हैव रिटन ऑल दी व्हाट डू वी से सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। अगर फिनाइल एलेनिन बॉडी में से डिग्रेड नहीं हो पा रहा, इट्स प्रेजेंट, तो हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? तो सबसे पहले मस्टी ऑर्डर इन द ब्रीथ, स्किन और यूरिन कॉज्ड बाय टू मच फिनाइल एलेनिन इन द बॉडी। तो मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है इसमें, है ना। सो लेट मी टेल यू द नेक्स्ट पॉइंट।
न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम दैट में इंक्लूड सीजर्स, सीजर्स में एज इन फिट्स पड़ते हैं। बॉडी में एक अमाइनो एसिड बढ़ रहा है, वो ब्लड में भी प्रेजेंट है, वो नर्व्स पे भी अटैक करेगा, वो बॉडी के ऑर्डर एज इन दो जो हमारे ग्लैंड्स हैं, डक्ट वाले ग्लैंड्स हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, सलाइवा सॉरी सीबेशियस ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, वहाँ पे ये ऑर्डर प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद अभी ये इसका वर्क क्या होता है ना, आपको अभी समझ आ जाएगा नेक्स्ट पॉइंट में। स्किन रैशेस, एक्जिमा। अच्छा, सो फेयर स्किन एंड ब्लू आइज बिकॉज फिनाइलएलेनिन कैन नॉट ट्रांसफर इनटू मेलानिन। हमारी बॉडी में एक्चुअल में ये जो अमाइनो एसिड होता है मेलानिन में कन्वर्ट होता है। अब ये क्योंकि एंजाइम नहीं है तो इट विल नॉट बी एबल टू कन्वर्ट, तो इसी वजह से जो है स्किन कलर एज इन बहुत ही पेल टाइप का होता है। द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर हेयर एंड स्किन टोन, यू नो दिस मेलानिन, राइट? Okay, so next is abnormally a small head. So these are all the symptoms, guys, that I'm telling you. Okay, so everyone is doing namaste in the chat box. Okay, thank you. Hyperactivity, body is very active, intellectual disability, delayed development, behavioral, emotional and social problem. So these all are, what do we say, symptoms of phenylketonuria. एक phenylalanine के बढ़ने से बॉडी में ये सब चीज़ें हो सकती हैं। I want you to remember this. ठीक है, चलो गाइस, वाई यू टीच इन स्मार्ट बोर्ड? अच्छा, सो समबडी इज आस्किंग व्हाई यू टीच इन स्मार्ट बोर्ड। आई होप इट हेल्प्स, इट्स वेरी स्मार्ट। वेल इट इज गुड, ओके, वेल इट इज डन। ओके, सो गाइस दैट्स क्लियर टू यू फिनाइलकेटोन्यूरिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डिजीज नाउ। आज मैंने कंटेंट अच्छा खासा ऐड कर दिया है। अच्छा, साइकेट्रिक डिसऑर्डर एक हो रहा है, रीजन बिंग कि क्योंकि बायो है तो स्टूडेंट वांट्स कि उनको ऐसा डेटा मिल जाए जहाँ से वो पॉइंट्स नोट डाउन कर सकें। तो आप बहुत रेगुलर हैं, क्लास में हमेशा आते हैं, तो आई फील कि आप नोटबुक भी लेके बैठते हैं पढ़ने के लिए, बहुत अच्छा अगर लेके बैठते हैं तो दे आर सर्टेन पॉइंट अगर लिखना चाहते हैं तो बहुत प्यार से लिख सकते हैं, ठीक है? अच्छा गाइस, सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड द नेक्स्ट। तो हमारी जो नेक्स्ट डिजीज़ है दैट इज सिस्टिक फिब्रोसिस। सिस्टिक फिब्रोसिस, सिस्टिक फिब्रोसिस मतलब सर्टेन फाइबर्स आर फॉर्म्ड। हमारी बॉडी में एक जीन होता है, नॉट बॉडी में, हमारे बॉडी के हर एक सेल में न्यूक्लियस होता है, वहाँ बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं, उसमें क्रोमोसोम 7 नंबर 7 पे एक जीन प्रेजेंट होता है। दैट जीन इज नोन एज सिस्टिक फिब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? CFTR। ये बॉडी में नॉर्मली क्या करता है, एज इन मेम्ब्रेन के अक्रॉस कुछ प्रोटोन की मूवमेंट में कंट्रोल करता है, प्रोटीन फॉर्मेशन। सिंपली मुझे डिटेल में नहीं जाना, आपको ये बताना है, कुछ प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, बॉडी में नॉर्मली चल रहा है। अगर ये जीन डिफेक्टिव हो गया, जो क्रोमोसोम नंबर 7 पे प्रेजेंट है, अगर ये डिफेक्टिव हो गया, जो म्यूकस है, एक्चुअली दिस इज अल्टीमेटली कंट्रोलिंग द फॉर्मेशन ऑफ म्यूकस इन द बॉडी। अब जो बॉडी में म्यूकस है वो बहुत ही थिक बनता है, वेरी थिक, और अगर थिक हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी हमारी बॉडी में। अब तुम बताओ कि म्यूकस कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रेजेंट होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होता है, वास्ट डिफरेंस के अंदर। कैन यू टेल मी अदर प्लेसेस वेयर म्यूकस इज प्रेजेंट? जहाँ जहाँ प्रेजेंट होता है वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, बिकॉज म्यूकस जो है वो बहुत थिक हो चुका है। हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है बहुत अच्छा खासा, अगर म्यूकस वहाँ पे थिक और ऐसा हो गया, वो तो इंटरप्ट करेगा, इंटरफेयर करेगा, बहुत ज़्यादा फेटल कंडीशन हो सकती हैं। यू हैव ग्रेट लेवल ऑफ पेशेंस, थैंक यू सो मच, थैंक्स मैम, दिस इज़ माई फर्स्ट क्लास, नाइस एक्सप्लेनेशन, सो स्वीट ऑफ यू गाइज, दैट्स सो मोटिवेटिंग एक्चुअली। फिर मुझे लगता है कि अगली क्लास में और अच्छा सा टॉपिक लेके आऊँ, लोगों को पसंद आ रहा है। गॉबलेट सेल ब्रूनर्स ग्लैंड, अरे वाह, नाइस। ओके, सो गाइस, अब क्या होता है? ओके, द बॉडी प्रोड्यूसेस थिक एंड स्टिकी म्यूकस दैट कैन क्लोग द लंग्स एंड ऑब्स्ट्रक्ट द पेनक्रियास। कॉमन सेंस। बस अब हमने ये सोचना है कि म्यूकस थिक हो गया तो हमारी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम होंगी, तो सब सिम्टम्स आ जाएंगे। सो गाइस, लेट्स टॉक अबाउट ऑल द सिम्टम्स। सो दिस म्यूकस इज डिफिकल्ट टू कफ आउट ऑफ द लंग्स। दिस कैन में, क्योंकि वो इतना थिक हो जाता है, मतलब नॉर्मली पता नहीं चलेगा ना, कोल्ड हो गया तो निकल नहीं रहा है म्यूकस, या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, तो the breathing difficult and led to severe lung infection. The mucus interfere with the pancreatic function, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में तो पहले ही बता दिया, हम बस सिर्फ पढ़ रहे हैं कि वो अफेक्ट कैसे करता है। By preventing enzyme from properly working, क्योंकि ये फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम प्रॉपर्ली वर्क करेंगे, वहाँ म्यूकस आ गई तो एंजाइम हाउ दे आर गोइंग टू वर्क, सो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम रिजल्ट पोटेंशियली लीडिंग टू माल न्यूट्रिशन। जब बॉडी में डाइजेशन नहीं हो पाएगा अच्छे से तो न्यूट्रिशन कैसे मतलब होगा, आवर बॉडी विल नॉट बी एब्जॉर्ब प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, सो दैट प्रॉब्लम हैपन, वी डू हैव माल न्यूट्रिशन। ओके, सो नाउ
उसके बाद द थिकनिंग ऑफ म्यूकस कैन ऑल्सो कॉज अ मेल इनफर्टिलिटी। रीजन बिंग हमें पता है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके वास्ट डिफरेंस में स्पर्म यूज टू मूव, there also ciliated epithelium plus these mucus is present. So by blocking the vas deferens or the tube that carries the sperm from the testis to the urethra. So guys, now let me tell you through this picture more of the what do we say cystic fibrosis की बहुत सारी और भी symptoms हैं, ठीक है? Okay, where are you from ma'am? I am from Instasol. Okay, so salty tasting skin as in because बॉडी में म्यूकस सिक्रेट नहीं हो रहा तो इनडायरेक्टली दिस इज अफेक्टिंग अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. ओके, परसिस्टेंट काफिंग क्योंकि म्यूकस जम गया, मतलब हर कहानी वहीं पे जा रही है. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ड्यूरिंग सम टाइम टीचिंग दैट हैपन बट दैट्स नॉट द रीजन एक्चुअली, बट या बिकॉज अगेन आपकी जो एयर पाइप है वहाँ पे म्यूकस. wheezing and poor weight gain in spite of excessive appetite. देख रहे हो बहुत तेज भूख लग रही है, खा रहे हो, बट आपकी बॉडी जो है दैट इज आपके एंजाइम एक्टिव नहीं है, बॉडी इज नॉट एब्जॉर्बिंग दैट प्रॉपर न्यूट्रिएंट, सो दैट्स रीजन दैट हैपन. ग्रीसी बल्की स्टूल्स बिकॉज म्यूकस, नेजल पॉलिप्स और स्मॉल फ्लैशी ग्रोथ फाउंड इन द नोज. सो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. ओके गाइज, सो नाउ ओके, पढ़ाऊँ आगे या आपको पीछे स्क्रीन देखनी थी तो मुझे बोल देना, मैं बैक मतलब मूव कर जाऊंगी. सो दिस इज द नेक्स्ट स्क्रीन गाइज दैट यू कैन सी. दिस इज द नेक्स्ट डिजीज दैट वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन ऑन, सिकल सेल एनीमिया. अच्छा, तो अभी मैं स्क्रीन के आगे आ रही हूँ. आई विल नॉट एबल टू सी एनीथिंग कि तुम देखो. सिकल सेल एनीमिया का थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं. हम जब भी मतलब बचपन में जब भी सिकल सेल एनीमिया का डिस्कशन होता तो एक चीज़ ज़रूर पढ़ते थे, मतलब माई 12th 11th क्लास वॉज माई बचपन. तो अभी तुम अपनी पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन उसमें क्या होता था कि हम ये पढ़ते थे कि जिस इंसान को सिकल सेल एनीमिया है दैट्स अ 1+ पॉइंट कि उनको मलेरिया नहीं होता, क्योंकि मलेरिया में जो प्लाज्मोडियम है दैट अफेक्ट आरबीसीज, और आरबीसीज जो है वो इन्फेक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि ब्लड सेल्स की शेप चेंज हो चुकी है. अब रीज़न क्या है सिकल सेल एनीमिया? सिकल सेल एनीमिया में एक ऐसा जीन अफेक्ट होता है जो हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करता है. अगर वो जीन अफेक्ट हो गया तो जो हीमोग्लोबिन बनेगा वो गलत बनेगा, उसकी शेप गलत बनेगी. हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर याद है? मैंने कहाँ पढ़ाया था आपको? कहाँ पढ़ाया था? प्रोटीन स्ट्रक्चर. अच्छा, मैं एमसीक्यू डिस्कस करी थी 2-3 क्लास पहले, तो मैंने हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर आपको प्यार से पढ़ाया था. उसमें 2 अल्फा यूनिट होती है, 2 बीटा यूनिट होती है प्रोटीन की, पॉलीपेप्टाइड यूनिट. जो उसकी बीटा यूनिट है एक्चुअल में इसमें गड़बड़ होता है, उसकी वजह से पूरी आरबीसी की शेप चेंज हो जाती है और वो सीकल की तरह लगता है. अब हमारी बॉडी में जो ब्लड सेल है उसकी शेप चेंज हो चुकी है. अब बॉडी में क्या क्या गड़बड़ होने वाली है, लेट्स मेक अ डिस्कशन. अच्छा, तो टिल द टाइम लेट मी जस्ट रीड योर मैसेज गाइस बिफोर आई प्रोसीड फर्दर. मैम आई एम नीड ड्रॉपर, आई वांट टू मोर स्पेसिफिक ऑन दिस मॉलिक्यूलर बेस ऑन बायोमॉलिक्यूल्स एंड प्लीज ट्राई टू. अच्छा, तो बच्चा किसी ने कमेंट किया है कि आई एम नीड ड्रॉपर, आई वांट टू मोर स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट लाइक दिस फ्रॉम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड बायोमॉलिक्यूल्स टू. मैम प्लीज ट्राई टू टेक. मैम हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे टॉपिक्स बता दो स्पेसिफिकली, मैं उस पर नेक्स्ट टॉपिक अपना डिस्कस कर लूँगी, ठीक है? अभी के लिए मेरा नेक्स्ट टॉपिक पहले से मैंने डिसाइड किया हुआ है, जो फ्लोरल फॉर्मूला पे है, जो थर्सडे को है, तो देख लेना. उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों को, तो उसके कुछ टिप्स ट्रिक्स हैं इंटरेस्टिंग वाले, लेकिन उसके अलावा आपके टॉपिक हैं तो हम कंटिन्यू लाइव जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, सो गाइज लेट्स टॉक अबाउट सिकल सेल एनीमिया, इनहेरिटेड फॉर्म ऑफ एनीमिया. एनीमिया क्या होता है? जब बॉडी में क्योंकि ऑक्सीजन, क्योंकि अब देखो आरबीसी की शेप चेंज हो गई है, हीमोग्लोबिन की शेप, सो हीमोग्लोबिन इज नॉट एबल टू कैरी सिंपली ऑक्सीजन, और उसकी प्रॉब्लम, सो द एनीमिया इज रिलेटेड ना. सो दिस इज लाइक अ inherited form of anemia in which there aren't enough healthy red blood cells to carry adequate oxygen throughout the body. देखो नॉर्मल जो हम आरबीसी पढ़ते थे गाइस, उसकी एज कितना होता था? 120 days, 3 to 4 month. लेकिन जब बॉडी सिकल सेल वाली उसमें हो जाते हैं ना, तो उसकी एज होती है 10 से 20 दिन. अब जहाँ ये हमारी आरबीसी की एज कम हो गई तो समझ सकते हो, इस केस में तो लोगों को ब्लड चढ़ाना पड़ सकता है. अच्छा, इसके क्योर में गाइज यू कैन इवन राइट, लोगों के जब ब्लड सेल्स नहीं बन रहे हैं तो इसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी होता है इवन इन दैट केसेस, ठीक है? अच्छा, सो गाइज लेट्स टॉक अबाउट इट्स मोर सिम्टम्स. या फ्लोरल फॉर्मूला ऑल्सो आई वॉन्ट, हाँ डोंट वरी, इट्स कमिंग सून. तो अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि नॉर्मली क्या होता है गाइज, देयर इज अ कॉन्सेप्ट विच इज नोन एज सेंट्रल डोगमा. सेंट्रल डोगमा क्या होता है कि हमारी बॉडी में जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करते हैं. सबसे पहले डीएनए आरएनए बनाता है, फिर आरएनए प्रोटीन बनाता है. तो बस इसमें यही है, क्योंकि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है. तो अब क्या होता है कि सबसे पहले डीएनए में एक सीक्वेंस प्रेजेंट है, जीएजी. नॉर्मली क्या हो रहा है? सीटीसी, उससे बनेगा आरएनए जीएजी,
फिर हमारा ये प्रोटीन बनेगा नॉर्मल GLU, ये एक नॉर्मल प्रोटीन है जो हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करता है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में, क्योंकि क्या है सिकल सेल एनीमिया, मेंडेलियन फैक्टर डिसऑर्डर है, जीन म्यूटेशन, कि उसने एक जीन मतलब यहाँ जेनेटिक डिसऑर्डर कुछ हुआ, उस पर म्यूटेशन हुआ तो हमारी सीक्वेंस चेंज हो गई, उसकी वजह से पूरा प्रोटीन कुछ बन गया म्यूटेंट प्रोटीन, एंड दैट इज द रीजन कि हीमोग्लोबिन का शेप ही चेंज हो जाता है, मतलब अल्टीमेटली RBC का। अब हम पढ़ने वाले हैं गाइस सिम्टम्स, ठीक है। कैन अ मेल एक्ट एज अ कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया? इसका आंसर मैं आपसे ही पूछती हूँ। मैंने जब बहुत ही पहली स्लाइड दिखाई थी, मैंने क्या बोला था, सिकल सेल एनीमिया कौन सी डिजीज है, याद करो, ऑटोसोमल, सेक्स रिलेटेड क्या थी, वहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। सॉरी फॉर बीइंग लेट मैम, सो स्वीट ऑफ यू। DNA मैम क्या, अच्छा सिकल सेल पॉइंट म्यूटेशन, राइट, यस। अच्छा गाइस, सो फर्स्ट इज सिकल सेल एनीमिया। अच्छा ये तो मैं आपको पॉइंट बता चुकी हूँ, मैं नहीं बोल रही है दोबारा। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, एपिसोड्स ऑफ पेन, मतलब कभी कभी बहुत ज़्यादा पेन होता है, कभी कम होता है, कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है कि हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है बंदे को, कभी कभी थोड़े टाइम के लिए होता है, कभी लॉन्गर टाइम के लिए होता है। तो यही है, इवन जॉइंट्स में, बोन्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है, दैट्स व्हाट रिटन हियर। नेक्स्ट इज सम एडोलेसेंट अडल्ट विद सिकल सेल एनीमिया हैव क्रॉनिक पेन, ये मैं सब बोल चुकी हूँ आपको, जॉइंट पेन, अल्सर एंड अदर कॉजेस। ओके, सो पेनफुल स्वेलिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट। देखो गाइस, अब यहाँ पे आपको जो भी सिम्टम मिलेंगे दैट विल बी रिलेटेड टू, बिकॉज हमारी बॉडी में RBCs अफेक्ट है, दे आर नॉट एबल टू कैरी प्रॉपर ऑक्सीजन। अब क्योंकि हाथों पैरों को प्रॉपर ऑक्सीजन, क्योंकि ब्लड जो वेसल्स हैं वो ब्लॉक हो रहे हैं, ब्लॉक भी होते हैं इसकी वजह से, शेप चेंज होने की वजह से, सो दैट्स अ रीजन कि स्वेलिंग हो जाता है, ठीक है। ओके, सो गाइस नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन। तो सिकल सेल एनीमिया कैन डैमेज द फाइट इन्फेक्शन। स्प्लीन हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट्स अ पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो वहाँ पे इन्फेक्शन, तो दैट्स मतलब बॉडी में इन्फेक्शन तो होगा ना, जहाँ ब्लड इज कैरिंग अदर सेल्स ऑल्सो, तो इन्फेक्शन देयर इज अ मैक्सिमम प्रॉबेबिलिटी कि इम्यून सिस्टम अफेक्ट हो। अच्छा, सो नेक्स्ट इज डिलेड ग्रोथ। देखो बॉडी में हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन लेके जा रहा है, ऑक्सीजन जहाँ जा रही है वहाँ प्रॉपर सेल्यूलर रेस्पिरेशन चल रहा है, जहाँ पे मतलब बेसिक चीज़, बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट ही कम हो रही है, तो ग्रोथ और ये जो चीज़ें नॉर्मल है, मतलब दीज आर नॉर्मल सिम्टम्स, आई विल से दैट माइट हैपन। ओके, सो विजन प्रॉब्लम, क्योंकि जो रेटिना होता है वहाँ पे भी ब्लड वेसल्स जा रही है, उनको भी तो ब्लड चाहिए ना वर्क करने के लिए, सो दे कैन डैमेज बिकॉज दे ऑल्सो नीड फॉर ऑक्सीजन एज इन ब्लड सप्लाई, सो दैट माइट हैपन। सो गाइस, पहले ही मैंने नेक्स्ट स्लाइड कर दिया है, बट आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। प्लीज पुट इट इन द कमेंट, देन आई हैव टू मूव टूवर्ड द नेक्स्ट। एज यू कैन सी द नेक्स्ट डिजीज, मैं पानी पी लूँ थोड़ा सा, ऑक्सीजन। हाय अनूप मिश्रा, वेरी गुड इवनिंग, हाउ आर यू? कंफर्म कर दो भाई, एवरीथिंग क्लियर और नॉट। अरे यार इतना अच्छा मैंने वो डाली थी फोटो, दिख नहीं रही है सामने क्लियर। देखो किसी का कोई कमेंट नहीं आया, एक का आ गया, नहीं तो मेरा डायलॉग आने ही वाला था मुंह पे कुछ, मैं बहुत खतरनाक सा बोलने वाली थी, बच गए। अच्छा, सो गाइस नाउ लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन द हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, हेमरेज, कुछ ऐसा रिलेटेड है। अब देखो, सुनो कहानी, इससे पहले स्क्रीन पे देखो। हीमोफीलिया में क्या होता है गाइस, हीमोफीलिया में बॉडी में जो ब्लड क्लोटिंग का प्रोसेस है वो अफेक्ट हो जाता है। हमारी बॉडी में ब्लड क्लोटिंग का एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है, यू रिमेंबर ब्लड क्लोटिंग, सर्कुलेशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा आपने। उसकी क्लोटिंग में कुछ फैक्टर्स चाहिए होते हैं। अब फैक्टर क्या होते हैं मैं आपसे पूछ लूँ, चैट बॉक्स में रिप्लाई करोगे, विच फैक्टर्स आर नीडेड फॉर ब्लड क्लोटिंग, प्लीज रिप्लाई, देखो तुम्हारी कितनी तैयारी है। बस इस डिजीज में वही होता है, वो फैक्टर नहीं बन पाते। जहाँ वो फैक्टर नहीं बनेंगे तो ब्लड क्लोटिंग कैसे होगा? अब क्लोटिंग नहीं होगा तो बॉडी में कुछ तो सिम्टम्स आएंगे ना। लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन द स्क्रीन। फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, अरे नहीं नहीं नहीं, यही तो हैं वो फैक्टर, नाम से होते थे, फैक्टर 1 2 3 4 5 6, वो रोमन में लिखा होता था, याद हो तो। हाँ ये परफेक्ट, ऐसे ही बता रहे हो तुम, किसी ने तो बोला चैट में 10th एंड 11th, नाइस, इज्जत बचा ली है। वैसे मैंने स्क्रीन पे पहले ही लिखा है, ओहो मुझे तो बताने, तुम देख के भी आंसर नहीं कर रहे हो, शर्म करो, मैंने ध्यान नहीं दिया वैसे स्क्रीन पे लिखा है, फिर भी लोग चैट में रिप्लाई नहीं कर रहे, क्या सुन रहे हो तुम, ध्यान से सुनो। अच्छा, सो फैक्टर 8th है, 9th है और यहाँ पे 11th है, ठीक है। क्रिसमस फैक्टर, ओके, क्रिसमस फैक्टर,
किसी की सिग्नल पकड़ रहे हैं या ओके गाइस, सो नाउ लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन इट्स सिम्टम्स. सो फर्स्ट इज अनएक्सप्लेन्ड एंड एक्सेसिव ब्लीडिंग. जहाँ पे क्लोटिंग नहीं हो रहा वहाँ ब्लड निकल गया तो बस वो निकलता ही रहेगा. एक नॉर्मल इंसान का ब्लड, तुमको भी चोट लगती होगी, मुझे भी लगी है, तो जब नॉर्मल इंसान का क्या कहते हैं ब्लड निकलता है तो हमें पता है कितने टाइम में उसमें क्या बोलते हैं क्लोटिंग हो जाता है. अगर एक ऐसे इंसान को जिसको हीमोफीलिया है उसको ब्लीडिंग हो तो दैट विल नॉट स्टॉप. अ पर्सन कैन इवन हैव डिसऑर्डर, मतलब हेमरेज टाइप्स की कंडीशन. तो और इंजरीज और आफ्टर सर्जरी और डेंटल वर्क की जब भी बॉडी में कुछ कट या ब्रूज लगा तो मतलब दैट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप. तो ये जो ब्रूज वाली कंडीशन होती है हम डायबिटीज में भी देखते हैं, दैट इज इनडायरेक्टली रिलेटेड बट या ओके. सो मेनी लार्ज और डीप ब्रूजेस. ओके, सो नेक्स्ट इज अनयूजुअल ब्लीडिंग आफ्टर वैक्सीनेशन. मतलब जहाँ पे भी बॉडी में कुछ कट लग रहा है कुछ है ना, मतलब ब्लीडिंग इज नॉट गोइंग टू स्टॉप. हाँ ओके. सो पेन, स्वेलिंग और टाइटनेस इन योर जॉइंट्स and blood in your urine or stool. Blood is moving everywhere. Nose bleed without a known cause. So in infant, unexplained irritability. So guys, that's all about hemophilia. I hope everything is clear to you. I am going to move further. चलो move करते हैं फटाफट से. तो I am going to make it very quick. अच्छा, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन विच इज़ डाउन सिंड्रोम. अब हमारी जो सिंड्रोम स्टार्ट हो चुकी हैं दे आर द क्रोमोसोमल वन. जीन्स वाली हम सब फिनिश कर चुके हैं. जीन्स वाली ऑल क्लियर. चलो लेट्स टॉक अबाउट द क्रोमोसोमल वन. सो पहला है डाउन सिंड्रोम. तो डाउन सिंड्रोम दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल ऑल्सो नोन एज ट्राइजोमी. ट्राइजोमी 21 बुलाते हैं एक्चुअली. जो हमारी बॉडी में क्रोमोसोम है, हमारी बॉडी के हर एक सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें क्रोमोसोम नंबर 21 ट्राइजोमी. मतलब नॉर्मली इट विल प्रेजेंट लाइक 3 टाइम्स ना. एक सेकेंड ना, मैंने कुछ लिखा था क्या ऊपर, एक सेकेंड. वो लिखा हुआ ना रह जाता है तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना. हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, क्रोमोसोम नंबर 21 एज इन दैट क्रोमोसोम विल बी प्रेजेंट लाइक दैट वे. ये क्रोमोसोम क्यों होता है ऐसा, देयर इज अ फिनोमेना विच इज नोन एज डिसजंक्शन. मतलब जब क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हो रहे होते हैं दैट इज अ डिसजंक्शन. बट इफ दैट डजंट हैपन, ऑब्वियसली नॉन डिसजंक्शन ना, सो दैट्स रीजन. अब जहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 21 एक्स्ट्रा प्रेजेंट है तो उसकी इन्फॉर्मेशन या कुछ भी बॉडी में एक्स्ट्रा कुछ एबनॉर्मल होगा, ऑब्वियसली होगा. वहाँ पिछली जो भी डिजीज पढ़ते जा रहे थे गाइज वो जीन्स लेवल पे थी, पॉइंट म्यूटेशन. लेकिन ये सब क्रोमोसोमल लेवल पे हैं तो इसमें और मतलब ऐसे क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही विजिबल चेंजेस आएंगे एकदम. लेट्स सी व्हाट हैपन ना. तो डाउन सिंड्रोम वेरीज इन सिवियरिटी अमंग इंडिविजुअल्स कॉजिंग लाइफ लॉन्ग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड डेवलपमेंटल डिलेज. तो इसमें मेंटल, फिजिकल बहुत सारी चीज़ें होती हैं. इट इज़ द मोस्ट कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर एंड कॉज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी इन द चिल्ड्रन. तो इसमें मेडिकल एबनॉर्मेलिटीज होती है और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर भी हो सकते हैं. तो गाइस ट्राइजोमी 21 के क्या क्या सिम्टम्स है दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू सी ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन. ठीक है. अच्छा, लेट मी सी योर कमेंट्स. What is the lifespan of hemophilia patient? Not much dear. Lifespan में that depends कि उसको कितने ब्रूज लगे या क्या प्रॉब्लम हो गई. एज इन क्लोटिंग फैक्टर, जहाँ अगर बॉडी में क्लोटिंग नहीं हो रही है, कुछ भी है, बट या तो फेटल भी हो सकता है. मैम क्वेश्चन वाला सेक्शन लीजिए. अरे आ जाएगा, चिंता मत करो, मैंने क्वेश्चंस भी डाले हैं प्रैक्टिस के लिए, वो मैं हमेशा डालूंगी. देखो गाइस, एन्यूप्लोइडी, पोलीप्लोइडी वाली कंडीशन. प्लोइडी मतलब सेट ऑफ क्रोमोसोम, पोली में एज इन मैनी, एन्यू मीन्स लाइक गेटिंग इन माइनस, सो दैट्स काइंड ऑफ एन्यूप्लोइडी कंडीशन. मैम प्लीज एक्सप्लेन ट्राइजोमी अगेन. टू ट्राइजोमी. अरे नाइस, कमेंट में लोग काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, नाइस. ये है ट्राइजोमी कि नॉर्मली बॉडी में सेल डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं, राइट. तो ये 21 नंबर का जो क्रोमोसोम है इसको अलग होना चाहिए था, बट नॉन डिस्जंक्शन, दे आर नॉट एबल टू जस्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. तो इसलिए वो 3 मतलब बोलते हैं ना 3 क्रोमोसोम इकट्ठे प्रेजेंट है, लाइक दैट वे. अच्छा, सो गाइज नाउ लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन इट्स सिम्टम्स. लेट मी जस्ट क्लियर दिस रिटन थिंग्स. So guys, on the screen you can see symptoms of the Down syndrome. So first is upward slant to the eyes. जैसे ये normal eyes present होते हैं वैसे ऐसे मतलब slanting eyes होती है. मैं बना के तो नहीं दिखाऊंगी बट हाँ slanting होती है. Small nose with depressed nasal bridge, वैसे दबी हुई टाइप की नाक होती है. मतलब पता है ये डिजीज़ कुछ ऐसी होती है कि लोग मानते भी नहीं है कि हमें है, या तो लोगों को थोड़ा पता भी नहीं चलता. अच्छा, मैं ये कुछ पढ़ रही थी कि कुछ
1.5 मिलियन पुराना कोई वो मिला था फॉसिल फ्यूल कह रही फॉसिल मिला था, उसके अंदर भी उन्होंने उसकी जब स्टडी किया बोन्स को, तब पता चला दे वर हैविंग जेनेटिक डिसऑर्डर। तो जेनेटिक डिसऑर्डर की कहानी बहुत पुरानी है। एनीवेज, तो ये हो गया। नेक्स्ट इज एबनॉर्मल शेप्ड ईयर, मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। स्मॉल माउथ एंड लार्ज टंग एंड सिंगल डीप क्रीज अक्रॉस द पाम, मतलब वो हाथ भी कुछ अजीब तरीके होते हैं, एक ऐसे स्वेलिंग टाइप का लगता है, उस पर एक ऐसे लाइन होती है। जॉइंट लेक्सिटी। सो नेक्स्ट इज स्पेस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड टू। सो गाइस दीज आर ऑल सिम्टम्स। नाउ लेट मी शो यू मोर ऑफ द सिम्टम ऑफ द ट्राइसोमी। सो नेक्स्ट इज की फेशियल कैरेक्टरिस्टिक। अब स्लैंटिंग, वो आंख दिखा रही थी ना थोड़ा ऊपर की तरफ ऐसे, लो सेट स्मॉल फोल्डेड ईयर्स, शॉर्ट नेक, फ्लैटेंड नेजल ब्रिज, एकदम ऐसे ना ऐसे दबी टाइप की होती है एकदम, यहाँ से ना एकदम अलग ही लेवल की लगती है। अच्छा, ब्रश फील्ड स्पॉट्स की आंख में देखो उन्होंने जूम करके दिखाया है, ब्रश फील्ड ऐसे स्पॉट्स दिखते हैं ऐसे, यू नो, स्मॉल टिपिकली वाइट स्पॉट्स अरेंज्ड इन अ रिंग, एंड या अपर आईलिड स्किन फोल्ड कवर द इनर कॉर्नर, सो दैट इज नोन एज एपकेंथल फोल्ड। की आंख की ये देख रहे हो कैसे यहाँ से फोल्ड होता है ऊपर से, कुछ अलग ही तरीके से ना आंख के ऊपर ऐसे स्किन फोल्ड रहता है। इससे जो फेशियल एक्सप्रेशन हो जाते हैं ना वो बहुत ही अलग हो जाते हैं। यही एक कारण है कि दिस इज ऑल्सो नोन एज मंगोलियन इडियोसी, मंगोलियन डिजीज बोलते हैं। अगर आप हिंदी में भी लर्न करोगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स को, क्या बुलाते हैं इसे, अनुवांशिक विकार, दैट्स अ हिंदी मीनिंग ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। तो उसमें भी मंगोलियन डिसऑर्डर ही हम हिंदी में लर्न करते थे। मतलब आई वॉज नॉट लर्निंग इन, प्रॉबेबली इफ आई रेड इट इन हिंदी समवेयर। अच्छा, सो नेक्स्ट, so guys I'm done with Down syndrome. Please confirm if you all people are clear. We're going to discuss about the next one. Thanks ma'am, most welcome. Down syndrome कब होता है? This is known disjunction during the time when fertilization, during that time ना जब fertilization, zygote formation of that process चल रहा है, तो that form. So guys now let's have a discussion on the Klinefelter syndrome. स्क्रीन पे पहले ही दिख रहा है 47, मतलब दैट्स 2n+1 XXY कंडीशन। जहाँ पे XXY आ गया मतलब एक ऐसा मेल जिसमें एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम है, मतलब एक ऐसा मेल जिसमें फीमेल कैरेक्टरिस्टिक भी हो सकते हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं, बट मैनी केसेस दे डोंट इवन मतलब नो इट एंड दे डोंट इवन एक्सेप्ट इट दैट या we are having this problem, but that's totally fine. It's a genetic disorder, doesn't matter. The primary features are infertility and small testicles, because यहाँ पे थोड़े female character dominate करने वाले हैं, तो you can just write. So यहाँ पे देख रहे हो XXY condition. So guys let's talk about what happened. Gynecomastia is this condition, सही पकड़े हैं, nice. अब मुझे लग रहा है कि थोड़ी तैयारी तो लोगों की चल रही है। अच्छा, so guys let me show you, let me tell you, these are all the symptoms: lower IQ than the siblings, tall stature, poor muscle tone, reduced secondary sexual characteristic, gynecomastia as somebody is commenting in the chat box, nice one, male breast and small testes and infertility. Same has been shown in this picture where frontal baldness absent here because it's like a male having certain female characteristics, tendency to grow fewer chest here, narrow shoulder, poor beard growth, wide hip, long legs, small testicular region, female type pubic hair. So this is like a male which is having a little, not little, but many of the female characteristics. So I hope Klinefelter disease, Klinefelter syndrome actually, I should not use the word syndrome, disease, sorry, I should use the word syndrome. अब यहाँ से मुझे question भी याद आ गया. We are done with this, but my question is guys, what is the difference between disease and a syndrome? In the chat box, I want reply from everyone. फिर हम अगली disease पढ़ेंगे, जल्दी से बताओ. Nash MUQ, I cannot pronounce your name though. Hi, Turner syndrome, yeah, Turner syndrome. अब हम कवर कर रहे हैं ना, यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन. syndrome, okay, what are super males and female, extra X and or Y chromosome. Syndrome is when there are multiple symptoms. Disease can completely cure symptoms. अच्छा, तो किसी ने लिखा है disease can be almost completely cured, syndromes are incurable. Syndromes are group of symptoms. Okay, what other people have to say? I am waiting for 30 seconds more. नहीं, 30 भी ज़्यादा है.
इतनी तो तुम्हारी चैट स्पीड होगी, मतलब गैजेट के ज़माने में मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि तुम्हारी टाइपिंग स्पीड ज़्यादा ना हो। सिंड्रोम्स आर फिनोटाइप्स, ये सेंटेंस तो मतलब कुछ भी हो गया, कुछ भी ठीक है। रिप्लाई किया, नाइस नाइस, नाउ यू नो। डिजीज होती है, एक डिजीज हो रही है। सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ डिजीज, बहुत सारी डिजीज इकट्ठी हो गई, तो देन वी यूज द वर्ड सिंड्रोम। ठीक है, आगे से याद रखना। थैंक यू। लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन द वन दैट यू सी ऑन द स्क्रीन, टर्नर सिंड्रोम। तो ये जो कंडीशन होती है इसे हम बुलाते हैं XO। कुछ लिखा तो नहीं हुआ ना स्क्रीन पे? ठीक है, XO मतलब दूसरा जो क्रोमोसोम है वो एब्सेंट है। एक ऐसी फीमेल, हाँ ये नॉर्मली फीमेल में ही होता है जिसमें दूसरा एक्स एब्सेंट है। कंडीशन दैट अफेक्ट, पहली लाइन में लिखा ओनली फीमेल। रिजल्ट व्हेन वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इज मिसिंग। टर्नर सिंड्रोम, इट कैन कॉज अ वैरायटी ऑफ मेडिकल। अब जहाँ पे मतलब एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट है एक फीमेल में, तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स आने वाले हैं, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू हैव डिस्कशन ऑन। सो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम आ सकती है, मेडिकल प्रॉब्लम आ सकती है, शॉर्ट हाइट, फेलियर ऑफ ओवरीज टू डेवलप एंड हार्ट डिफेक्ट्स। मतलब इतने सारे क्रोमोसोम नहीं है, एक्स क्रोमोसोम नहीं है, तो मतलब ऑब्वियसली कुछ तो इफेक्ट आएंगे ना। स्टेराइल फीमेल, बहुत बढ़िया। हेलो मैम, आप लेवल इंस्टा सॉल पे हो क्या? हाँ जी बिल्कुल। आप केवल इंस्टा सॉल पे हो क्या? अच्छा, तो एक काम करती हूँ, अभी तो मैं इंस्टा सॉल पे हूँ, तो अभी हम डिस्कशन करते हैं। अब आपका सजेशन ही ले लेती हूँ, डिस्कशन करते हैं, कहीं और बढ़ सकते हैं तो आई टेल यू। ठीक है, थैंक यू। डज इट मीन विरिलिज्म? यप। ओके, सो गाइस नाउ लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन द सिम्टम्स। मैं पहले क्लीन कर देती हूँ स्क्रीन। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये देख रहे हो, सबसे पहले इस फीमेल को देखो, इसकी गर्दन। दिस कंडीशन इज नोन एज वेब्ड नेक, ऐसे करके एकदम जो पूरा चौड़ा होता है, वेब्ड नेक। दिस इज वन ऑफ द सिम्टम। नाउ लेट मी टेल यू मोर ऑफ द सिम्टम। शॉर्ट स्टेचर एंड नॉन फंक्शनिंग ओवरी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, जब ओवरी काम नहीं कर रही, और आपने भी कमेंट में लिखा है नाइस नाइस। तो अच्छा ठीक है, ओके। सो गाइस, some women may also have extra skin on the neck, web neck. Puffiness or swelling, that is known as lymphedema of the hands and feet. So these are more of the symptoms. So guys on the screen ये और ज़्यादा symptoms हैं, किसकी हैं? टर्नर सिंड्रोम की, जहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम है तो बाकी दूसरे का एक्स नहीं, दूसरा एक्स हमारा पेयर का नहीं है। तो बॉडी में क्या क्या होता है? सो कैरेक्टरिस्टिक फेशियल फीचर्स तो कुछ अलग ही होते हैं। फोल्ड ऑफ स्किन होता है। आई हैव टोल्ड यू कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ एओर्टा। एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी जो ब्लड सप्लाई करती है हार्ट से, तो कॉन्स्ट्रिक्शन आ गया इसमें। देख रहे हो कैसे? पुअर ब्रेस्ट डेवलपमेंट, एल्बो डिफॉर्मिटी एंड रूडिमेंट्री ओवरी दैट विल नॉट बी प्रोड्यूसिंग ओवा प्रॉपर्ली। ये रूडिमेंट्री है, मतलब प्रॉपर्ली भी क्या बोलूँ, प्रोडक्शन ही नहीं होगा, वो पहले ही रूडिमेंट्री वर्ड यूज कर दिया, मतलब रिड्यूस्ड। सो अच्छा, अंडर डेवलप्ड गोनेडल स्ट्रक्चर, नो मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं होगा जब ओव्यूलेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल साइकिल, सो दैट वोंट हैपन। ब्राउन स्पॉट्स, शॉर्टेंड मेटाकार्पल फोर्थ। कार्पल मेटाकार्पल पता है ना हाथ में, तो फोर्थ उसमें शॉर्टन अप होते हैं, ये वाला पार्ट देख रहे हो। स्मॉल फिंगर नेल्स, उसके बाद शॉर्ट मेटाकार्पल, हाथ बहुत छोटे लगते हैं। वाइडली स्पेस निपल्स एंड शिल्ड शेप्ड थोरेक्स। ठीक है गाइस, सो लो हेयर लाइन एंड शॉर्ट स्टैचर, सो दीज आर ऑल सिम्टम्स। सो गाइस विद दिस आई थिंक मैंने आपको जो लिस्ट बताई थी स्टार्टिंग में, जेनेटिक डिसऑर्डर जो आपके एनसीईआरटी में है, हमने कवर कर लिया, राइट। अगर आपके कुछ भी एक्स्ट्रा डाउट है तो प्लीज़ इंस्टा सॉल्व पे डाल दो, जो आपके सिलेबस में है, आपके रिस्पेक्टिव आप जो भी बोर्ड से हैं। कुछ भी प्रॉब्लम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आंसर मिल जाएगा। नाउ लेट मी सी योर कमेंट्स, देन वी विल प्रैक्टिस सम ऑफ द क्वेश्चन। हाँ बट एक चीज़ और रह गई जिस पर थोड़ा सा डिस्कशन करना है, दैट यू विल सी ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन। Are they mentally retarded? Not always, that depends upon case to case. Guys, is everyone clear up to here? Please comment in the chat box. और किसी ने कमेंट किया है कि व्हाट इज डज इट ऑल्सो मीन विरिलिज्म? नहीं, विरिलिज्म एक और अलग से कंडीशन होती है बच्चा, मतलब होता है हाँ विमेन को थोड़े मेल कैरेक्टरिस्टिक आते हैं, बट यहाँ पे तो मतलब फीमेल एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट है,
तो मतलब विरिलिज्म इज अ डिफरेंट कंडीशन, वहाँ पे थोड़े मेल कैरेक्टरिस्टिक आते हैं, इसमें वो नहीं है। बेहतरीन, थैंक यू। क्रिस्टल क्लियर एवरीवन। अच्छा, अब किसी ने कमेंट किया मिक्सडीमा। मिक्सडीमा होता है विच इज हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब मिक्सडीमा तो हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन होती है ना गाइस, ठीक है। अच्छा, somebody is commenting good evening ma'am, it's this I am not able to pronounce the name, कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी ज्वाइन किया है क्या आपने? अच्छा, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो लेट मी जस्ट ब्रीफ इट आउट, क्या कहते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं वो है जेनेटिक डिसऑर्डर, और जेनेटिक डिसऑर्डर में क्या होता है कि हम जीन्स के बारे में पढ़ते हैं, एज इन जीन्स के बारे में नहीं, जीन्स से रिलेटेड डिजीजेस के बारे में। हमने जो डिजीज है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक है जेनेटिक और एक है मतलब एज इन जीन वाली, और एक है क्रोमोसोमल लेवल की। अगर जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सो दैट इज जेनेटिक, जो जीन म्यूटेशन वाली है, और एक क्रोमोसोमल है तो दैट इज क्रोमोसोमल म्यूटेशन। हमने यहाँ पे टोटल 7-8 डिजीज पढ़ी है, एक तो पॉइंट म्यूटेशन मतलब जीन वाली, और एक क्रोमोसोमल वाली। अब आपको ये तो पता चल गया हम पढ़ क्या रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा मतलब वॉच दिस वीडियो अगेन। मैडम इज दिस बायो? यस, वी आर लर्निंग बायो। गाइस, शैल आई मूव फर्दर? अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है ये, व्हाट टू डू इन जेनेटिक डिसऑर्डर। अच्छा, व्हाट टू डू इन जेनेटिक डिसऑर्डर गाइस, देखो हमने अभी बहुत सारे जो जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़े हैं, और जेनेटिक डिसऑर्डर में हम कर क्या सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन एक ह्यूमन को क्या क्या सिम्टम्स दिख रहे हैं। अगर उसे हार्मोनल रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हार्मोनल वाला कुछ हम करेंगे, तो हम 1 बाय 1 उस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी कैटेगरीज को मैंने इकट्ठा लिख दिया गाइस। सो फर्स्ट थिंग व्हाट वी कैन डू इन द जेनेटिक डिसऑर्डर इस, अच्छा 2 पॉइंट इकट्ठे आ गए, ठीक है। एक है हार्मोनल ट्रीटमेंट। क्या आप मुझे एक ऐसी डिजीज का नाम बता सकते हैं जेनेटिक जिसमें हार्मोनल लेवल पे प्रॉब्लम होता है? अच्छा, इन 2 कैटेगरी के अलावा ना एक और कैटेगरी भी होती है डिजीज की, जो होती है मल्टी फैक्टोरियल, जिसमें बहुत सारे जीन्स की वजह से डिजीज होती है। डायबिटीज, कैंसर, ये सब मल्टी फैक्टोरियल होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा बताओ मुझे, मैंने एग्जाम्पल खुद ही बता दिया, डायबिटीज पहले ही ऑप्शन में आया हुआ, हाँ ठीक है। तो ऐसी डिजीज में हम हार्मोनल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी मतलब शुरू हुआ था कुछ 90s में, 1990 पे, तो इस पर 1990 में इस पर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया गया था। बट जीन थेरेपी इज अ रेवोल्यूशन, जिस पे आज भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है। आज भी हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ अभी एफिशिएंट है, नेट बहुत वर्क हो रहा है। जीन थेरेपी में क्या करते हैं हम, जीन लेवल पे हम रेक्टिफाई करते हैं। जीन को ठीक करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक होता है नॉकआउट, जीन को निकाल दिया। एक होता है जीन के इफेक्ट को कम कर दिया, रिड्यूसिंग द इफेक्ट। एक होता है रिप्लेसिंग द जीन, हमने जीन को रिप्लेस कर दिया ताकि हमारा वो जीन अच्छे से वर्क कर सके। जीन थेरेपी में हम वायरसेस को यूज़ करते हैं, वायरस से बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, बट हमें ये नहीं, अब इसके भी रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होते हैं, बट जीन थेरेपी इज ऑल्सो द वन दैट वी आर गोइंग विद। हाँ, एडीए डेफिशिएंसी, एडीए डेफिशिएंसी, दिस इज स्किड, सीवियर इम्यूनोटो डेफिशिएंसी। नाइस, सही जा रहे हो बेटा, तुम सही जा रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट है एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी। जैसे मैंने कौन सा बताया था एंजाइम का, फिनाइलएलेनिन में अगर एंजाइम वर्क नहीं करा उसको रिप्लेस कर दो, या कुछ ऐसा करो ना, एंजाइम इंट्रोड्यूस करो। दिस इज वन ऑफ द थिंग्स। सो हम इसको कैटेगराइज में इकट्ठा पढ़ रहे हैं जीन थेरेपी में। सो अकॉर्डिंगली आपको जहाँ जहाँ सूट करता है ना, अगर आप इसकी क्योर लिख रहे हो तो यू कैन जस्ट राइट इट गाइस, ठीक है। किसी ने कमेंट किया बोन मैरो ट्रांसप्लांट, नाइस, सिकल सेल एनीमिया में। अच्छा, सो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जो किसी अच्छे बच्चे ने पहले ही चैट बॉक्स में लिख दिया, मैं इस पर कोई बात नहीं करूँगी, और इस पर मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ उसमें, सिकल सेल एनीमिया में। फिर है ये फिजिक्स, गाइस आई एम रियली सॉरी, ऐसी छोटी सी मिस्टेक कैसे रह गई। फिजिकल थेरेपी होगा, फिजिक्स थेरेपी नहीं है, फिजिकल थेरेपी है। तो फिजिकली जैसे बॉडी रिटार्डेड है या पेन है, स्वेलिंग है, तो कुछ फिजिकली, क्योंकि हम पूरी तरह से जीन्स को तो मैनिपुलेट नहीं कर सकते, तो एक्सटर्नली जितनी भी हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं उसके सिम्टम्स को कम करने के लिए, तो दैट्स व्हाट वी डू। मैम कुछ समझ नहीं आ रहा। डियर आई डोंट नो वेदर व्हेन डिड यू ज्वाइन द सेशन, प्लीज़ इस सेशन को फिर से शुरू से देख लो, डाउट हो तो प्लीज़ इंस्टा सॉल्व पर डाल देना, मैसेज डाल देना, माय नेम इज़ अंजलि आहूजा, मेरा नाम मेंशन करके डाल देना कि आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, सो व्हाट्सोएवर आई विल टेक केयर ऑफ इट, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आपको समझ नहीं आ रहा, somebody is coming, व्हाट अबाउट PCR? PCR इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ओके।
ओके एंड इवन यू कैन वॉच रिकॉर्डिंग ऑल्सो, बिकॉज आप कितनी भी मर्जी कितनी बार प्ले करना है रिकॉर्डिंग प्ले कर सकते हो प्रीवियस को, तो देख लेना, ठीक है। अच्छा, सो अब मैं क्या बोल रही थी कि जिस बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने अभी भी बताया हम जेनेटिक डिसऑर्डर लर्न कर रहे हैं जो कि दो टाइप का होता है। एक जीन बेसिस पे जहाँ जीन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो क्रोमोसोम लेवल पे जहाँ क्रोमोसोम के अंदर कुछ एरर्स आ गए, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो उसकी वजह से जो डिजीज़ आती हैं, तो हमने वो डिस्कशन किया। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, आई रिपीट माई सेल्फ, वीडियो फिर से देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि समझ नहीं आएगा, ठीक है। सिस्टिक मैम, सिस्टिक फिब्रोसिस इज यूनिफैक्टोरियल, यूनिफैक्टोरियल एक जीन बताया था ना मैंने, CFTR, याद है ना? चलो ठीक है। अच्छा, फिजिकल थेरेपी और स्पीच थेरेपी की, किसमें कुछ मेंटल रिटार्डेशन या स्पीचिंग प्रॉब्लम कुछ भी होता है, तो दैट्स व्हाट, ठीक है गाइज, क्लियर। अच्छा, मेरे को ये डिलीट करना पड़ेगा, मैंने आपको बता ही दी है कि व्हाट दिस नेक्स्ट थिंग इज। अच्छा, सो गाइज अब जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये है MCQ। लेट मी बी ऑन द स्क्रीन एंड टेल यू, हमारा आज का टॉपिक जो जेनेटिक डिसऑर्डर का था वो खत्म हो गया। एक्चुअली जेनेटिक डिसऑर्डर बहुत सारी हैं, मैं पढ़ा सकती हूँ, मैं यहाँ 4 घंटे खड़ी रहूँगी फिर भी खत्म नहीं होगा। पॉइंट ये था कि हम नीट लेवल का करे थे, तो मैंने आपकी जो NCERT बुक है वहाँ से उठाए डिजीज़ के नाम, और एक्सप्लेनेशन हमने और अच्छे वाली डाली है, जो कि NCERT से आपको मिल जाएगी अच्छी खासी, मतलब NCERT के अलावा यहाँ पे अच्छी खासी मिल जाएगी, जो मैंने एक्स्ट्रा डाली है, ठीक है। हमने पढ़ लिया, अब हम MCQ प्रैक्टिस करेंगे। चलो, PCR से मल्टीपल, हाँ पता है मुझे PCR से क्या, मैम पूछ रही है जेनेटिक डिसऑर्डर में PCR। अच्छा, जेनेटिक डिसऑर्डर में ये थोड़ा आएगा, PCR तो बायोटेक्नोलॉजी में आता था ना। गुड मॉर्निंग मैम, मुझे नहीं पता दुनिया के किस कोने में हो, आई होप गुड मॉर्निंग वाले कोने में हो, तो गुड मॉर्निंग। और दूसरी चीज़ कि मैं जो हूँ इस वक्त लाइव इंस्टा सॉल्व पे नहीं, यूट्यूब पे भी लाइव हूँ, हमारे आस्क ITN के ही, सॉरी हाँ एक और चैनल है हमारा, मैं आपको बता दूंगी, वहाँ पे भी लाइव है, तो वहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो अच्छा ये किसी ने PCR का बोला था, तो PCR इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जहाँ पे हम DNA की मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं, वो जेनेटिक में नहीं, लेकिन हम उसको अगेन बायोटेक्नोलॉजिकली या DNA के जितने भी एक्सपेरिमेंट है वहाँ पे लर्न करते हैं। याद दिला दिया तो वो टॉपिक भी उठा लूँगी कि किसी को PCR बहुत अच्छे से आता है, उस पर डिस्कशन शुरू कर दिया है, पढ़ लो भाई, चैट में बहुत लोग अवेलेबल है जिसको ये टॉपिक अच्छे से आता है। मैम DNA फिंगरप्रिंटिंग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो MCQ सॉल्व करते हैं, क्लास हमारी खत्म होने वाली है गाइस, थोड़े से MCQ है बस। द मोस्ट कॉमन सिस्टिक फिब्रोसिस म्यूटेशन कंसिस्ट ऑफ डिलीशन, डुप्लीकेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंसर्शन। अब आप सोच रहे हो कि मैम ने ये तो बताया ही नहीं, इट्स ओके, आपने जितना पढ़ा है प्लस मैंने जो पढ़ाया है उसके बेसिस पे आंसर करो जल्दी। अच्छा, तो लेट मी रीड टिल द टाइम कमेंट्स। वेरी डिफिकल्ट चैप्टर। शेखर सहाय, कुड यू प्लीज़ टेल मी आप कौन से चैप्टर की बात कर रहे हैं, वेरी डिफिकल्ट चैप्टर? मैं उस पर भी टॉपिक आपको यहाँ पे ऐड कर दूंगी, मुझे स्पेसिफिकली बता दो। अच्छा, तो किसी दिश पे, आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस द नेम, एंड में पूलर लिखा है, पूलर। किसी ने कमेंट किया, डू क्रोमोसोमल डिसऑर्डर डिपेंड ऑन योर पेरेंट्स? यस। अच्छा, तो यहाँ पे 3 लोगों ने आंसर कर दिया गाइज, व्हाट अबाउट यू, व्हाट डू यू हैव टू से? मिस्टर पुलर, व्हाट डू यू हैव टू से? गुड नाइट मैम। जिसने गुड नाइट बोला है, देखो मैं नहीं रिप्लाई करने वाली, 5 मिनट रुक जाओ, ज़्यादा नहीं है, बस थोड़े से MCQ प्रैक्टिस करने हैं। मैम इकोलॉजी पर कब क्लास लोगी? मैं पक्का लूँगी इकोलॉजी पे, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाऊंगी उसके, थोड़े वो हार्डी वेनबर्ग टाइप के जो है ना, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, ठीक है। हाँ जी, 10 जी। किसी ने बोला डिलीशन, सही पकड़े हैं। एक्चुअल में सिस्टिक फिब्रोसिस में यही होता है, वो जो हमारा जीन काम नहीं कर रहा, वो थोड़ा सा जीन में डिलीशन हो जाती है, वो एक्टिवली, अब जहाँ पे भी डिलीशन हो गया, एक सेगमेंट भी चला गया, कुछ भी है, तो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा, प्रॉब्लम आ गया। करेक्ट, सही तैयारी करिए भाई, अच्छा लगा मुझे जान के। चलो अब इसका आंसर, अ वुमन, मैं पढ़ देती हूँ गाइस, समझ नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से तो समझ आ जाएगा क्या लिखा है। अ वुमन विद 1 जीन फॉर हीमोफीलिया एंड 1 जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस ऑन 1 ऑफ द X क्रोमोसोम मैरिज अ नॉर्मल मैन, हाउ विल द प्रोजेनी बी? कैलकुलेट।
hemophilic and colorblind daughters. All sons and daughter are hemophilic and colorblind. 50% hemophilic and colorblind sons and 50% normal sons. 50% hemophilic colorblind sons and 50% of the colorblind daughter. सबसे पहले तो मुझे पता है तुम 1-1.5 मिनट तो इसको पढ़ने में लगाओगे, थोड़ा अपने सिग्नल्स आपके थोड़े लेट पकड़ रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेट करो, अच्छे से पढ़ो और यहाँ ABCD रिप्लाई कर देना आंसर में, आंसर द क्वेश्चन। धन्यवाद मैम, मोस्ट वेलकम। डी होगा। अच्छा, लोग डी पहले ही कमेंट कर रहे हैं, मतलब क्या तुम MCQ रट के बैठे हो क्या? सॉल्व किया है या मतलब आंसर रट रखे हैं? मुझे तैयारी समझा दो, किस लेवल की है तुमने? मैम इट इज सी। अच्छा, अब किसी ने सी आंसर किया है। 5-6 लोगों ने डी बोल दिया, नहीं बहुत सारे लोगों ने डी बोल दिया। ऑल कलर ब्लाइंड सन्स एंड 50% कलर ब्लाइंड डॉटर। लगाओ थोड़ा सा और दिमाग लगाओ। मैं स्क्रीन पे आ ही नहीं रही, इस क्वेश्चन पे तो मैं नहीं आ रही, घूर लो। मिस्टर पुलर यू आर कमेंटिंग बट हाउ मैम? आई एम सॉरी, मैं भूल गई मैं उस टाइम पे क्या बात कर रही थी, बट कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, बट हाउ इज रिलेटेड टू व्हाट? तो हमारी मैक्सिमम जो जनता है वो डी के साथ जा रही है। अच्छा, जो लोग डी के साथ जा रहे हैं, सी के साथ, किसी के साथ भी जा रहे हैं, बट एक मेरा सजेशन है, इससे पहले मैं स्क्रीन से जाऊँ, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एक बार फिर से पढ़ो, फिर आंसर करो बस। 50% नॉर्मल मेल, 50% हीमोफिलिक। ओके, चलो भाई, टाइम अप हो गया, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब पहले तो हम इसकी स्टेटमेंट फिर से पढ़ेंगे। अ वुमन विद 1 जीन फॉर हीमोफीलिया एंड 1 जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस ऑन वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। आई रिपीट माई सेल्फ, ऑन वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। मतलब कहने का है कि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ही ये दोनों प्रेजेंट हैं, कलर ब्लाइंडनेस भी और हीमोफीलिया भी। अगर तुमने एक्सेस में डबल पे, और दूसरा एक्स नॉर्मल है, समझे कि नहीं? अब आ रहे हैं दूसरे आंसर। अच्छा, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ये मैंने CH लिख दिया और इसको मतलब मल्टीप्लाई किया XY कंडीशन से, तो हमारी मतलब प्रोबेबिलिटी, उसने नॉर्मल मेल से शादी करी थी ना, मैरिज अ नॉर्मल मेल, तो कैलकुलेट करते। यहाँ पे आई XCH X कंडीशन, ये आ गई XX कंडीशन, यहाँ पे आ गए XX और XY। मतलब 4 में से 2 लड़के पैदा हुए। मैंने क्या गलत कर दिया? जीवन में कुछ तो गलत कर दिया मैंने। हाँ, ठीक है, इसी को क्रॉस करना था दूसरे से। मैं दोबारा सॉल्व कर देती हूँ, बहुत ही इजी चीज़ थी जो मैंने पता नहीं क्या ही लिख दिया। रुक जाओ, मैं दोबारा सॉल्व कर रही हूँ, मुझे मज़ा नहीं आया ऐसे लिख के। अब हम इसे ऐसे लिखेंगे, हम अपना पनेट स्क्वायर बनाएंगे, बहुत ही ईजी है। यहाँ पे x और इधर x, ठीक है, यहाँ पे x इधर y, तो ये x को CH है, ठीक है। अब x CH x x x, यहाँ पे x CH y और XY, ठीक है। मतलब मैंने कुछ राइटिंग की प्रॉब्लम कर दी थी और कुछ नहीं है। अच्छा, तो गाइस अब देख रहे हो इसके 2 लड़के पैदा हुए, जिसमें से एक को तो ये प्रॉब्लम है और एक को नहीं है। और मतलब मैंने यहाँ पे तो मजाक में लिखते हुए गलती कर दी, बट आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि तुम भी ऐसी गलती करना, तो इट्स बेटर पहले ही पनेट स्क्वायर बना लेना, ठीक है। बहुत ही मजाक था, जो भी हो। एनीवेज, अब देखो यहाँ पे, मतलब अगर 2 में से एक हो रहा है, मतलब 50% ऑफ द मेल इज अफेक्टेड एंड 50% इज नॉर्मल। तो जिन लोगों ने सी बोला, मैम एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला, अरे ठीक है यार, चलता है इतना, बट मेरे लिए चलेगा, तुम्हारे लिए नहीं चलेगा। हीमोफीलिया इज एक्स लिंक्ड, हाँ ठीक है, अभी हमने उस पर नहीं जाना। तो हमारा ऑप्शन क्या बना? 50% हीमोफिलिक कलर ब्लाइंड सन एंड 50% नॉर्मल सन्स। जो लोग डी कर रहे थे, अब CCC करिए। क्लियर गाइज? थम्स अप। चलो आगे बढ़ते हैं।
Let's move further and let's have a more discussion on the next question. Hemophilia is a more common in male because it is a recessive character. ये अभी किसी ने कमेंट में कर दिया. Recessive character carried by Y chromosome, dominant character carried by Y chromosome, dominant character carried by X chromosome, recessive trait carried by X chromosome. आंसर कीजिए. मैंने जब पढ़ा रही थी ना मैं हीमोफीलिया पे मैंने बहुत स्ट्रेस किया था. सुन लो ध्यान से, क्योंकि मुझे पता था MCQ आने वाला है. अरे वाह, अलग ही तैयारी करके बैठे हैं लोग. नाइस. बहुत सारे थम्स अप भी आ गए. थैंक यू गाइस, थैंक यू. दैट्स करेक्ट. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, नॉन डिसजंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम. प्लीज आंसर द क्वेश्चन. कॉन्फिडेंस लेवल तो देख लो, तालियां बज रही हैं चैट में. अच्छा, तो पीपल आर कमेंटिंग C and D, बट मोर ऑफ द वोट होता है ना, पब्लिक क्या बोलते हैं उसको, वो कौन सा लाइफलाइन होता है. हाँ, बस वही चल रहा है. बिकॉज ऑफ ट्राइजोमी. करेक्ट. जब मैं आपको हाँ ऑडियंस पोल होता है. समबडी इज रिमाइंडिंग मी. थैंक यू सो. ओके, सो ऑडियंस पोल होता है तो यही चल रहा है. और क्या कहते हैं, ट्राइजोमी होता था. जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो मैंने नॉन डिसजंक्शन वर्ड बहुत ही स्ट्रेस करके बोला था, इसीलिए बोला था ताकि तुम इसका आंसर करो. थैंक यू. अच्छा, सो गाइज नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे. आई थिंक लास्ट ही है, देखूंगी आगे. अ मैरिज बिटवीन अ नॉर्मल विजन मैन एंड अ कलर ब्लाइंड वुमेन विल प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग. Colorblind son and 50% carrier daughter, 50% colorblind son and 50% carrier daughter, normal males and carrier daughter, colorblind son and carrier daughters. चलो भाई आंसर करो. सी कौन बोला है? ये ऑटोजोमल है. बहुत बढ़िया. नाइस. मतलब आंसर तो तुम ऐसे कर रहे हो जैसे आंसर पता नहीं क्या रट के बैठे हो. आ जाओ स्क्रीन पे, पेश किया जाए. सलूशन नहीं, सुलोचन पेश किया जाए. अच्छा, A और B. ओके, D भी आ गया भाई, D भी आ गया. क्लियर करो. B है सॉल्यूशन. ओके, चलो मैं भी नहीं बता रही क्या आंसर है, सॉल्व करते हैं. अरे यार, मैंने जगह ही नहीं बचाई यहाँ लिखने के लिए. मैरिज बिटवीन अ नॉर्मल विजन मैन मतलब XY एंड अ कलर ब्लाइंड वीमेन विल प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग. कलर ब्लाइंड है भाई वीमेन. क्रॉस कर लो. मुझे बॉक्स ही बनाना पड़ेगा. 1 मिनट. नहीं, मैं नहीं बना रही बॉक्स, अब सही बनेगा. एक हमारी फीमेल हो गई ये, एक हमारी फीमेल हो गई ये. अब बनेगा Y. XCY. 2 लड़के होंगे, 2 लड़कियां होंगी. लड़कियां तो हो जाएंगी कैरियर, लड़कों को सबको कलर ब्लाइंडनेस होगा. अब देख लो ऑप्शन में कहाँ है. 50% कलर ब्लाइंड एंड 50% कैरियर. सही जा रहे बेटा, नाइस. ये सॉरी D वाले, सॉरी B बोल दो. अब सॉरी से कुछ नहीं होता, पहले ही रिप्लाई आ गया. गाइस बहुत इजी है, कुछ नहीं करना. इनको सॉल्व करने का तरीका यही है, उसको XY में ओपन कर दो, ऊपर एक जीन लिख दो, जो भी डिजीज है सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा. B ऑप्शन है इसका. ठीक है गाइस, तो आई थिंक जेनेटिक डिसऑर्डर आपका अच्छे से प्रिपेयर हो गया. बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुआ तो उसके लिए सजेशन ये है कि प्लीज इस पर MCQ प्रैक्टिस कर लेना. मिल जाएंगे आपको, वो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस टॉपिक चैप्टर है जो, बहुत सारे मिल जाएंगे, तो प्लीज प्रैक्टिस. ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच. आते रहिए, बायो पढ़ते रहिए. कीप काम एंड सी योर नेम ऑन द लिस्ट. अच्छा, सो लेट मी रीड योर कमेंट्स. सुपर कूल सेशन, थैंक यू सो मच. मैम अभी आप कहाँ से पढ़ा रही हैं? बच्चे इंस्टा सॉल्व ऑफिस से. मैम कलर ब्लाइंड है. मैं कहाँ कलर ब्लाइंड हूँ भाई. सब कलर दिखते हैं मुझे.
चलो ठीक है गाइस, आई होप आप लोगों का नीट में सिलेक्शन हो, अच्छा सा मेडिकल कॉलेज मिल जाए फटाफट से, तो पढ़ाई अच्छे से तैयार कीजिए। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। और अभी फ्लोरल डायग्राम पे वीडियो आ रही है, मेरे बाद और यहाँ पे सब्जेक्ट है पढ़ाने के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो सब पढ़ने को मिलेगा। बस करना क्या है, इंस्टा सॉल्व के क्लासरूम में जाना है, देखना है कौन सी क्लासेस होने वाली हैं और वहाँ पे रजिस्टर करना है और वीडियोज़ देखने हैं। डू नॉट मिस एनी वीडियो एंड टेल योर फ्रेंड्स, समझ रहे हो, टेल योर फ्रेंड्स, मेक अ अच्छी सी स्टडी एंड मार्क्स, get a marks which are better than others. Thank you so much. Anjali Ahuja saying good night to you. Bye. Take care. Shabba khair. Thank you.